सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, मैक्सिमम एक्सिल लोड विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप ए कॉलम इन ए स्मॉल डिफ्लेक्टेड शेप इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक डेफिनेशन है। तो किसकी डेफिनेशन है? क्रिपलिंग लोड की है, बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड, या फिर इन सभी की है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? वैसे आंसर तो यहाँ पे प्रोवाइडेड ही है। तो द मैक्सिमम लोड एट विच कॉलम जो होता है tends to have lateral displacement, उसको आप क्या बोलते हैं? बकलिंग लोड बोलते हैं, या क्रिपलिंग लोड बोलते हैं, या फिर आल्सो क्रिटिकल लोड बोलते हैं। हैव lateral displacement या फिर टेंड्स टू बकल, उसको आप ये तीनों ही बोलते हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जैसे कि ये बकलिंग लोड है, उसका एक और नाम है क्रिपलिंग लोड, उसका एक और नाम है क्रिटिकल लोड। तो होता वैसे बकलिंग ही आएगा, या फिर क्रिपलिंग आएगा, या फिर क्रिटिकल आएगा, लेकिन आल्सो इसके तीन नाम हैं। ये तीनों नाम इसके ही है। ये डेफिनेशन पूछी गई थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारे जो क्वेश्चन हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में हमने कहीं से ढूंढ कर प्रोवाइड किया आप सभी के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है ये आप सभी के लिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर इज। क्या होता है स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है कंप्रेशन मेंबर के लिए? तो जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का जो रेशियो होता है उसको आप स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है? इफेक्टिव लेंथ दिया है पहले, ये तो नहीं होगा क्रॉस सेक्शनल। रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है, लेकिन इफेक्टिव लेंथ ये उल्टा दिया है, तो ये नहीं हो सकता। सो नन ऑफ द एबव। Slenderness ratio is defined as the ratio of effective length and radius of gyration। ये कंप्रेशन मेंबर के लिए ही डेफिनेशन होती है, एप्लीकेबली कंप्रेशन मेंबर के लिए होता है। तो नन ऑफ द एबव 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि कॉलम जो होता है लेंथ वाइज भी भाई डिवाइड किया गया कि भाई ये शॉर्ट कॉलम के लिए कितना होता है हमारा, मीडियम कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, एंड जो लॉन्ग कॉलम होता है उसके लिए कितना होता है। तो आपको पता है कि 32, 120 से ज़्यादा लॉन्ग कॉलम, एंड 32 से कम ये हमारा शॉर्ट कॉलम, और 32 और 120 के बीच में आपको पता है कि वो मीडियम कॉलम के अंदर ही आता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन बहुत ही लेंथी बना के रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन तो नहीं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो भाई कौन सी सही है? तो सबसे यहाँ पे टैकिंग रिबट के बारे में ही बोला गया है हर एक पॉइंट पर। तो टैकिंग रिबट जो होती है आर यूज टू मेक द सेक्शन। भाई ये जो टैकिंग रिबट होती है वो एकता के लिए प्रोवाइड की जाती है। अब एकता किसी का नाम नहीं है, आपको पता कि यूनिटी हमारा कोई सेक्शन है वो उसमें यूनिटी हो सके, एकता हो सके, इसलिए हम टैकिंग रिप को प्रोवाइड करते हैं। एंड आल्सो प्रिवेंट बकलिंग इन कंप्रेशन मेंबर में जो बकलिंग आती है उसको रोकने के लिए भी टैकिंग रिप्ट प्रोवाइड की जाती है। तो जो रिपट होती है, यहाँ से आपको पता है कि बहुत क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं कि भाई जो पिच होती है टेंशन मेंबर के लिए वो कितनी होती है, और कंप्रेशन मेंबर के लिए जो पिच होती है वो कितनी होती है। अगर आप यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर के लिए बात करेंगे पिच के लिए, तो वो होती है 12T और 200 mm। शुड नॉट एक्सीड, इस वैल्यू से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। टेंशन मेंबर की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए 16T और 200 mm। अगर टैकिंग की बात करेंगे तो उसको आपको पता है कि 32T और 300 mm होती है। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि पिच से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली हमारे आंसर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये सारे ऑप्शन सही है, आप पढ़ सकते हैं इनको। 12T देखिए कंप्रेशन मेंबर के लिए होता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द थिकनेस ऑफ ए
सिंगल फ्लैट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, थिकनेस जो होती है टी ऑफ ए सिंगल फ्लैट लेसिंग के लिए। अगर आप सिंगल की बात करेंगे तो 1/40 होती है उसकी इफेक्टिव लेंथ के बराबर, एंड डबल की बात करेंगे तो 1/60 होती है। 1/40 कहाँ पर दिया गया है, ये ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। 1/40 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट, इनर एंड रिवेट। 1/60 जो होती है वो ये डबल के लिए होती है, यहाँ पे सिंगल है तो डबल के लिए भी होती है, आपको पता है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, to keep the intensity of bearing pressure between the column base and concrete compressive and to vary from 0 to 2p over bl, the ratio of movement m to the axial load p should be, तो वो L/6। 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एज पर हमारे IS कोड recommend that the splice plate the number of rivet carrying calculated shear stress through a packing greater than 6 mm thick is to be increased by 2.5% for every, so increase by 2% for every 2 mm thickness of packing, 2 mm thickness of packing। थर्ड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द मूवमेंट ऑफ कपल सेटअप इन सेक्शन ऑफ बीम बाय लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इज नाउन एज, द मूवमेंट ऑफ कपल सेटअप इन सेक्शन ऑफ ए बीम बाय लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल फोर्स इज नाउन एज, उसको हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी डिक्रीज बाय, डिफ्लेक्शन जो होती है बीम की वो कैसे आप कम कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैन बी इन डिक्रीज बाय, तो एज पर जो डिफ्लेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन होती है बीम में वो डिपेंड करती है लेंथ टू द मॉड्यूलर इलास्टिसिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो पर, लेंथ टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो पर डिपेंड करती है, जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन आपको बीम में दिखाई देती है। सो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा ये हमें बताना है। सो आप अगर मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है उसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। डिफ्लेक्शन आपको कम करनी है तो मॉडुलस को आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेंथ को भी बढ़ाना पड़ेगा। कई बार हमने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया है। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, कहाँ पर, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द बीम, यहाँ पे सिर्फ यही दिया है डेप्थ, ये सॉरी इंक्रीज के लिए बोला है तो ऑप्शन ये इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम, ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर होना तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ये भी होता है, डेप्थ को इंक्रीज करने से भी डिफ्लेक्शन कम हो जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ कवर प्लेट टू बिल्ड अप बीम एन अलाउंस फॉर रिवेट होल टू बी एडेड, जो अलाउंस होता है रिवेट होल के लिए वो 13% होता है, 13% होता है, तो 13 यहाँ पे 0.13 ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इंट्रोड्यूस, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इंट्रोड्यूस क्या इंट्रोड्यूस करता है, स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज या फिर ग्रेटर डेंसिटी, स्मॉलर परमेबिलिटी या फिर इम्प्रूव फ्रोस्ट रेजिस्टेंस, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है कंक्रीट में वो क्या लाता है, वो आपको स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज देता है और आपको डेंसिटी ज़्यादा देगा, स्मॉलर परमेबिलिटी देगा
एंड फ्रोस्ट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डाई कैल्शियम सिलिकेट इज, क्या करता है ये डाई कैल्शियम सिलिकेट? डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो देता है तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो 28 दिनों के बाद चलती है और 1 साल तक चलती रहती है इसकी प्रोसेस। अगर हम इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है 260 जूल पर ग्राम या फिर कैलोरी होता है। तो सबसे कम इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो इट मीन्स की जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऑप्शन सेकंड हम इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। पर ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता है कि ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट होती है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट आप पढ़ सकते हैं, सारी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि CRRI चार्ट आर यूज टू ऑब्टेन ए रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड डैश। वो डैश कौन सा है? वाटर सीमेंट रेशियो है, वर्केबिलिटी है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट है, फाउंडेस मॉडरेस है। तो CRR सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भाई CRR क्या होता है। तो CRRI जो होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सेटअप जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। इसका काम क्या है? ये रिसर्च डेवलपमेंट करता है, प्रोजेक्ट ऑन डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रोड एंड रनवे ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेड प्लानिंग जो होती है, ये इसका काम यही है, ये सब कुछ ये देखता है। ये चार्ट जो होता है इसको आप यूज़ करते हैं ताकि आप एक रिलेशनशिप जो होता है उसके बारे में पता कर सके बिटवीन जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की एंड जो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो के बीच में एक रिलेशनशिप को ये ऑब्टेन करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया है, वाटर सीमेंट रेशियो हमारा आंसर हो जाएगा डैश में, वाटर सीमेंट रेशियो इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि भाई हमें इनकरेक्ट हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी भाई गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, द बॉटम एंड टॉप एंड ऑफ स्लम्प मोल्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। बॉटम एंड टॉप एंड जो है, क्या ये बात सही है? पहले हम सारी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द एक्सिस ऑफ द मोल्ड इज परपेंडिकुलर टू द एंड फेस, internal surface of the mold is kept clean and free from set cement. The mold is in the form of frustum of hexagonal pyramid. कौन सी सही है? भाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। बॉटम एंड टॉप जो होता है स्लम्प मोल्ड का वो आर पैरेलल टू ईच अदर। बोथ एंड जो होते हैं एक फॉर्म बनाते हैं कॉनिकल शेप की, कॉनिकल शेप बनाते हैं। बोथ एंड जो होते हैं एक कॉनिकल शेप बनाते हैं। अगली देखिए, द एक्सिस ऑफ द मोल्ड इज परपेंडिकुलर द फेस। तो बिल्कुल सही बात है, एक्सिस जो होता है मोल्ड का वो परपेंडिकुलर होता है एंड फेस से। अगला देखिए, इंटरनल सरफेस ऑफ द मोल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम सेट सीमेंट। तो भाई इसका जो अंदर का जो पार्ट होता है मोल्ड का वो बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि उसमें सीमेंट सेट ना हो सके। अगर सीमेंट सेट हो जाता है वहाँ पर तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो इनवैलिड आता है, गलत आएगा। अब अगला देखिए, मोल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो मोल्ड होता है वो बना हुआ होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का, फ्रस्टम ऑफ ए कोन का बना हुआ होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हमें गलत ही बोला था कि गलत हमें चूज़ करनी है, तो यही गलत है, ऑप्शन 4। अब जो स्लम्प टेस्ट होता है वो वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करता है। ये जो होता है कुछ इस तरह का होता है, आई थिंक सभी को पता होगा कि भाई जो स्लम्प होता है इस तरह का होता है। तो ये टॉप डायमीटर जो होता है ये 100 mm का होता है, ये जो होता है 200 mm का होता है, इसकी जो हाइट होती है वो 300 होती है, 300 mm।
तो 10, 20, 30 सेंटीमीटर ऐसे भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 10 किसका होता है? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए यहाँ पर, इफ़ द इंजीनियर इन चार्ज अप्रूव द 10 सेंटीमीटर क्यूब may be used for the work test of concrete provide maximum nominal size does not exceed। सो भाई अगर इंजीनियर साइट पर बोल देता है कि आपको कंक्रीट के ऊपर टेस्ट करना है, तो हम क्या है 10 का क्यूब यूज कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम साइज होता है एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, वो कितना होना चाहिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर दो केसेस हमारे पास बनते हैं। एक तो 100 का क्यूब होता है जिसको 10 सेंटीमीटर बोलते हैं, एक 150 का क्यूब होता है। सो अगर आपके जो कोर्स एग्रीगेट है उसका साइज जो है 20 तक है, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि लेस देन होना चाहिए, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर या फिर 100 के क्यूब को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे एग्रीगेट का साइज 20 से ज़्यादा है लेकिन 40 तक होना चाहिए, 40 तक, तो उस केसेस में हम 150 यानी कि 15 सेंटीमीटर क्यूब को यूज करेंगे। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर 100 के लिए 20 हमारा आंसर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़े थोड़े पॉइंट आपको पता होने जरूरी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क इज। सो यहाँ पर तो आपको पता है कि ये ऑटोमेटिकली सारे ही आंसर सही हैं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसका मैं आपको एक अपने कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। भाई हमारी जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर आप डेली विजिट किया कीजिए। कई बार मैं आपको वहाँ पर जो मॉक टेस्ट होते हैं वो लगा देता हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन, एंड कई बार एक इमेजेस होती है, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो डेली वहाँ पर विजिट किया कीजिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, टू वेट कंक्रीट मेक हाउस। बहुत गीला कंक्रीट होने के कारण ये हो सकता है, क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा गीला है, तो बहुत ज़्यादा गीला अगर कंक्रीट हो जाए, आपको पता है कि हमारा जो कंक्रीट है वो वीक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एंड आपको ग्रेटर श्रिंकेज भी देखने को मिल सकता है। ग्रेटर, बहुत ज़्यादा श्रिंकेज आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है, उससे लोअर डेंसिटी हो जाएगी, सिग्रीगेशन में भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऑल ऑप्शन आर यहाँ पर करेक्ट, ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट आर नाउन एज। सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट आर नाउन एज, उसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। मान के चलो कि आपने कोई पहले काम किया था 1 महीना पहले, तो यहाँ पर छोड़ दिया था, अब नया काम हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं, तो ये दो जो जॉइंट मिल रहे हैं उसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। तो इसको प्रोवाइड करने का ये होता है कि आप इंश्योर कर रहे हैं कि भाई उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग बन सके, एंड जो लोड होता है उसको भी उन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है, एंड इंक्लाइंड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तीनों डायरेक्शन में ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऑप्शन कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एग्रीगेट विच पासिस थ्रू 25 IS sieve and is retained on 20 sieve, it is said to be flaky if its least dimension is less than। सो भाई हमें फ्लैकी जो है ये फाइंड आउट करना है। तो फ्लैकी क्या होता है, आपको पता है कि एक ऐसा एग्रीगेट जिसकी जो मिनिमम डिमेंशन है लेस देन होती है 3/5 ऑफ द साइज ऑफ इट्स एवरेज डिमेंशन, 3/5 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं,
कि भाई एक एग्रीगेट है वो पास हो रहा है 25 mm पे, लेकिन रुक रहा है 20 mm पे, तो इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। एवरेज निकालने के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। तो 45 डिवाइड बाय 2 22.5, ये एवरेज साइज आ गया उस एग्रीगेट का जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब हमें मिनिमम डिमेंशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम डिमेंशन आपको पता है फ्लैकी के केसेस यहाँ पे पूछा गया है, तो फ्लैकी के लिए 3/5 इंटू 22.5, इसको हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 13.5 mm आ गया साइज। तो हम उसको फ्लैकी बोल रहे हैं कि 13.5 उसका साइज है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन ए ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंट बाय। ग्रेडिंग कर्व पे आपको पता है कि गैप ग्रेडिंग जो होती है एक हॉरिजेंटल लाइन से आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, टू ऑब्टेन ए वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज वेरी फाइन ग्रेन। अगर आपको ऑब्टेन ए वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपको ऑब्टेन करना है तो आपको ग्रेनाइट यूज करना पड़ेगा, ग्रेनाइट वेरी फाइन ग्रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज जनरली एक्सप्रेस इन एज। बल्क डेंसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट, प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट पर डिपेंड करती है बल्क डेंसिटी जो होती है एग्रीगेट की, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं केजी पर लीटर में। केजी पर लीटर में हम बल्क डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपकी लोअर बल्क डेंसिटी है, लोअर बल्क डेंसिटी है तो उसका वेट जो होगा लोअर होगा, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा वॉइड्स देखने को मिलेंगे। हायर बल्क डेंसिटी है तो आपको लेस, हायर बल्क डेंसिटी है तो लेस वॉइड्स उसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो केजी पर लीटर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन 3 में, किलो पर लीटर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ पोजुलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट काउजेज। एडिशन ऑफ पोजुलाना, पोजुलाना जो होता है इसमें कोई सीमेंटीसिस प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि सीमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है इसमें। फिर भी जब हम इसमें इसको ऐड करते हैं तो कुछ ना कुछ इसकी हानि या फिर कुछ ना कुछ लाभ होते हैं। तो क्या हानि होती है क्या लाभ होते हैं मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हानियाँ जो होती हैं वो देख लीजिए। अगर आप सीमेंट में इसको ऐड करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो श्रिंकेज होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप पोजुलाना को ऐड करेंगे तो श्रिंकेज जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यूरिंग पीरियड जो होता है वो कम हो जाता है, किसके लिए, हमारा जो पीपीसी सीमेंट होता है इसमें क्यूरिंग पीरियड जो होता है वो कम हो जाता है, श्रिंकेज तो बढ़ता ही है। एंड जो अर्ली स्ट्रेंथ गेन होती है वो भी कम हो जाता है। तो ये 3 इसकी हानियाँ हो गई, बाकी इसके लाभ तो बहुत सारे हैं, इसलिए इसको ऐड किया जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। तो मैं इसके लाभ बताता हूँ कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। एक तो इसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, परमेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। आपको परमेबिलिटी आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर परमेबिलिटी होगी किसी में तो हमारा कंक्रीट ईजिली जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा, तो जिससे हमारा जो स्टील है वो क्रोजन फुल हो जाएगा। तो परमेबिलिटी तो कम होनी ही चाहिए। वाटर इवेपोरेशन जो होता है वो भी कम हो जाता है। एंड इलास्टिक मॉडुलस जो होता है कंक्रीट का वो भी बढ़ जाता है। एंड जो कोहेजन होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। दैट मीन्स लेस सिग्रीगेशन, लेस सिग्रीगेशन उसमें आपको देखने को मिलती है पोजुलाना को ऐड करने से। एंड लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो उसकी प्रोसेस जो है स्ट्रेंथ गेन करने की वो सालों तक चलती रहेगी। जैसे कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें कौन देता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होती है, 260 जूल पर कैलोरी होती है। तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको दे रहा है। एंड इट कैन रिड्यूस क्रीप एंड ब्लीडिंग, क्रीप एंड ब्लीडिंग, आपको पता है कि ब्लीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो ब्लीडिंग हमारा जो फाइनर पार्टिकल होता है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता है, तो रिड्यूस करता है इसको। एंड इसको आप यूज़ कर सकते हैं मास कंक्रीटिंग में, मास कंक्रीटिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
एंड आल्सो लीचिंग इन कंक्रीट इट रिड्यूस। लीचिंग जो होती है कंक्रीट की वो भी कम हो जाती है। आपको हनी कॉम्बिंग जो होती है वो भी कम देखने को मिलती है, क्योंकि सिग्रीगेशन हमारी कम हो रही है तो हनी कॉम्बिंग भी कम ही होगी। तो ये सारे फैक्टर आपको पता होने जरूरी है। तो डिक्रीजिंग अर्ली स्ट्रेंथ, देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको देता है। रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट, ओके। श्रिंकेज जो होता है वो इंक्रीज होता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द लार्ज मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट रिड्यूस। अगर भाई आप कंक्रीट में मैक्सिमम साइज के एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो इन कंक्रीट रिड्यूस, क्या रिड्यूस होता है? सो भाई ये सारा कुछ होता है। सीमेंट कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ड्राइंग श्रिंकेज कम हो जाता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही बैठते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सी वाटर। सी वाटर क्या करता है भाई, इसमें क्या क्या होता है? कॉन्टेन ए सॉल्टिनिटी ऑफ अबाउट 3.5%, क्रोडेट्स द रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी, एक्सलेट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। क्या करता है ये? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो भाई सी वाटर के अंदर जो होता है 3.5% तक सोल्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। क्रोडस द रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी, तो बिल्कुल सही बात है। सेटिंग को भी बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। भाई ये वाला जो क्वेश्चन पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सी वाटर में आपको पता है लेड होता है, लेड नहीं होता है, सी वाटर जो होता है उसमें सोल्ट होता है 3.5%। तो उस वजह से हमारा जो स्टील होता है वो क्रोजन जो होता है उसकी उसको जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें क्लोराइड मिला हुआ होता है सी वाटर में। तो जंग जो होता है स्टील में लगना बहुत ही इजी हो जाता है, इसलिए ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फाइननेस टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। भाई रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है हमारे पास, द रेजिड्यूल ऑन इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 9 शुड नॉट बी मोर देन। जब भी फाइनेंस टेस्ट में आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करते हैं तो रेजिड्यूल जो प्रेजेंट होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में वो शुड नॉट एक्सीड 5%। 5% वाई द ड्राई वेट ऑफ सीमेंट 5% रैपिड हार्डनिंग के लिए होता है, लेकिन ऑर्डिनरी के केसेस में 10% होता है। ऑर्डिनरी के लिए 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए रैपिड हार्डनिंग। और हमारे पास पीपीसी सीमेंट हो गया, पीपीसी मीन्स पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, इन दोनों के लिए 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए बाय द ड्राई वेट ऑफ सीमेंट। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 0.05, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। पॉइंट में वैल्यू दी हो तो आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करेंगे ओपीसी के लिए, ओपीसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओपीसी के लिए कितना होता है 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। अगर 2250 होता तो वो सेंटीमीटर में वैल्यू होनी थी भाई, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है तो हमें यही करना पड़ेगा। तो ये ओपीसी के लिए है। रैपिड हार्डनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसके लिए 325 होता है मीटर स्क्वायर पर केजी। एंड अगर आप पीपीसी की बात करेंगे, क्योंकि हमने इन तीनों के बारे में ही डिस्कस किया है, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए 300 होता है, 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे फाइनेस टेस्ट की बात करेंगे तो ये टेस्ट जो होता है दो मेथड से किया जाता है, एक सीव एनालिसिस ऑफ मेथड से, दूसरा एयर परमेबिलिटी मेथड से ये टेस्ट किया जाता है।
तो देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे जो सरफेस एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम और मीटर स्क्वायर पर केजी में ही किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2250 भी होता है, तो 2250 जो होगा था ओपीसी के लिए वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में होना था हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो केजी आएगा। वैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मीटर स्क्वायर पर डैश डैश केजी ग्राम, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें सही स्टेटमेंट जो है वो बतानी है कि कौन सी है भाई। वाइट सीमेंट इज अनसूटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, पोजलाना सीमेंट इज ग्रे इन कलर, ट्री कैल्शियम सिलिकेट, अच्छा ये दिया हुआ है C3S, ये बोल रहा है कि ट्री कैल्शियम सिलिकेट होता है। भाई ये तो सही बात है, ये होता ही है। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट अनटिल इट इज़ टू बी यूज्ड, तो ये यही सही है। बाकी हम इन तीनों को भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये क्यों गलत है। सो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि वाइट सीमेंट इज़ अनसूटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, बिल्कुल गलत बात है भाई। वाइट सीमेंट जो होता है वेरी मच सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है सीमेंट की, बहुत ही चीपर में होता है, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। एंड जो पोजुलाना होता है सीमेंट वो ग्रे इन कलर नहीं होता है। इसका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि भाई आपने कौन सा पोजुलानिक मटेरियल जो है वो यूज किया है। तो ये ऐसे ही गलत हो रहा है। तो ये तो हमारे बॉक्स कंपाउंड जो है उसकी प्रकार है, 4 तरह के होते हैं बॉक्स कंपाउंड, तो उसमें से ये बिल्कुल सही है। एंड स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूशन अनटिल इट इज़ टू बी यूज्ड, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की वो डिपेंड करती है कि भाई आपने कितने दिनों तक उसको स्टोर करके रखा हुआ है। तो जब भी वो सीमेंट के बैग में पैक हो जाता है तो उसकी जो होती है काम करने की क्षमता वहाँ से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ही दिनों तक स्टोर करके रखेंगे तो उसमें आपको लम्प्स जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। आप 1 साल स्टोर करके रखेंगे, 2 महीने 6 महीने कितना भी स्टोर करके रखेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वहाँ से ही शुरू हो जाती है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन सिंगली रेनफोर्स बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम जो होता है उसमें क्या होता है कि आप जो रेनफोर्समेंट होती है वो सिर्फ सिंगल साइड ही प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कंप्रेश सॉरी टेंशन में ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो डबली रेनफोर्स बीम होता है उसमें आप दोनों साइड स्टील को प्रोवाइड करते हैं, टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी, तो उसको डबली बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्लेन सेक्शन ट्रावर्स थ्रू द सेंटर लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ डबली रेनफोर्स बीम, इफ बोल रहा है तो यहाँ पे बोल देखें इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज इक्वल टू, कौन सा सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अभी नहीं अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तब भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, एक हमारे पास जो बीम होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, जैसे कि अंडर रेनफोर्स बीम हो गया, ओवर रेनफोर्स बीम और बैलेंस बीम, ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सो ये क्वेश्चन जो है उसी के ऊपर पूछा गया है। सो देखिए, लेस देन से क्या आप समझते हैं कि भाई हमने जो स्टील प्रोवाइड किया है वो कम प्रोवाइड किया है, यानी कि अंडर रेनफोर्स बीम, अंडर रेनफोर्स बीम। ग्रेटर देन कि भाई हमने जो स्टील प्रोवाइड किया है वो ज़्यादा प्रोवाइड किया है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। एंड इक्वल टू कि भाई हमारा जो स्टील एंड कंक्रीट है वो बराबर ही है, तो इट मीन्स कि बैलेंस हो रहा है, बैलेंस सेक्शन। तो देखिए लेस देन कहाँ पर है, इज लेस देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द स्टील इज इन द टेंसाइल जोन अटेन इट्स मैक्सिमम अर्लियर स्ट्रेस अर्लियर। ग्रेटर देन कहाँ पर है, इज ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट अटेन इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर, कंक्रीट अटेन इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर। तो इट मीन्स कि स्टील हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे इस वैसे ये
थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के बोला गया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई इज ग्रेटर देन मैंने आपको कहाँ पे बताया था कि हमने स्टील प्रोवाइड किया है, तो हमारा जो कंक्रीट है उसमें ज़्यादा आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा। कंक्रीट अटेन इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर, पहले उसमें स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा कंक्रीट में, क्योंकि स्टील हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया है। लेस देन हमने अंडर रेनफोर्समेंट के लिए बोला था कि, तो देखिए यहाँ पर टेंजाइल जोन अटेन इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर, भाई स्टील कम है, अंडर रेनफोर्समेंट है, तो कंक्रीट जो है उस पर स्ट्रेस पहले नहीं आएगा, पहले स्टील पर आएगा। एंड इक्वल टू डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट एंड स्टील अटेन देयर मैक्सिमम स्ट्रेस साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों एक समान स्ट्रेस को झेल सकते हैं। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला देखिए, डिमेंशन ऑफ ए बीम नीड्स टू बी चेंज्ड इफ द शियर स्ट्रेस इज मोर देन, डिमेंशन जो होती है बीम की उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है अगर हमारा शियर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है कौन सी वैल्यू से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है बीम में वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमारा जो कंक्रीट का ग्रेड होता है उस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन बीम आर डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर कोई भी ग्रेड जो है मेंशन नहीं है तो आप M10 ग्रेड को कंसीडर कर सकते हैं। तो उससे आप कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए तो आप M10 से उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो टाउ सी मैक्स यानी कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है वो 0.63 अंडर रूट एफ सी के हमारे पास, जैसे कि M10 ग्रेड को मैंने यूज करने को बोला तो ये एफ सी के की जगह यहाँ पे 10 अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। सो जैसे कि यहाँ पर कोई भी नहीं दिया गया था तो हम M10 से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। 0.63 अंडर रूट एफ सी के यानी कि 10 होगा। तो फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास जो आंसर आएगा 1.99 आ जाएगा, इनके नियर बाय 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये न्यूटन में है तो या इसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं केजी में, क्योंकि आंसर केजी में दिया तो 2 का 20 बन जाएगा। तो 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिमेंशन जो होती है हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है अगर हमारा शियर स्ट्रेस 20 केजी पर सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए। सो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये हमारा IS कोड कहता है। अगला देखिए, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एट लीस्ट। सो भाई यहाँ पे हुक की बात हो रही है, तो देखिए हमारे पास ये एक बार है मान के चलो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक हुक प्रोवाइड करनी है। तो हुक आपको पता है कि इस तरह से प्रोवाइड ऐसे करते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई जैसे कि हम ये वाला पोर्शन लेते हैं, यहाँ पे हुक बन रही है, तो ये जो पोर्शन है ये कितना लंबा होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये कितना लंबा होता है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ बार, स्ट्रेट पोर्शन ऑफ बार, ये स्ट्रेट पोर्शन जो बन रहा है बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक, बियॉन्ड ये एंड पोर्शन जो है हुक का, यहाँ से स्ट्रेट पोर्शन की जो लंबाई है शुड बी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 4D, 4D होनी चाहिए। तो 4D जो होता है वो कितना होता है, 4 गुना डायमीटर ऑफ बार, 4 गुना। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे व्यास का 4 गुना होना चाहिए, जो डायमीटर की बार है उसके 4 गुना ये होनी जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ लैप इन टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन द बार डायमीटर इनटू एक्चुअल टेंशन ओवर 4 टाइम्स द परमिसिबल एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस इफ इट इज़ मोर देन। वही एक हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो हमारा इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का SSC JEE का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने आपको बताया भी था कि भाई लैप लेंथ जो होती है टेंशन के लिए होती है, कंप्रेशन के लिए होती है, डायरेक्ट टेंशन के लिए भी होती है, फ्लेक्सुरल टेंशन के लिए होती है, डायरेक्ट टेंशन के लिए होती है। तो मैंने आपको ये बताया था। तो वहाँ पर मैंने आपको टेंशन के केस में बताया था कि भाई LD या फिर 30D
विच एवर इज ग्रेटर देन, ये ज़्यादा हो या फिर ये ज़्यादा हो, L इंटू डी और 30 इंटू डी। डी क्या है? डायमीटर ऑफ बार। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो टेंशन के लिए लैप लेंथ होती है। तो यहाँ पर 30 डी कहाँ पर दिया गया है? 30 mm डायामीटर। देखिए लैप लेंथ इन टेंशन रेनफोर्समेंट। बाकी आपको यहाँ पे ये आगे पीछे करके कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, बाकी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द डायमीटर ऑफ ट्रावर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ मेन स्टील रोड्स वट नॉट लेस देन। क्या आंसर होना चाहिए भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आंसर है ये, क्वेश्चन है ये। भाई हमारा IS कोड कहता है 456। जब भी कॉलम की बात आती है तो उसमें जो मेन बार होती है वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, स्टील जो होता है। कॉलम के वैसे बहुत ही ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रावर्स रेनफोर्समेंट की बात हो रही है तो उसके डायमीटर की बात हो रही है। तो या तो वो 1/4 तो यहाँ पे दिया गया है, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ बार, ये तो है, ये तो है। लेकिन एक और केस होता है, दो केसेस होते हैं, एक 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ बार इतनी होनी चाहिए, या फिर 6 mm होनी चाहिए, 6 mm होनी चाहिए। विच एवरेज मैक्सिमम, ये ज़्यादा हो या फिर ये ज़्यादा हो, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वही ट्रावर्स रेनफोर्समेंट का डायमीटर होता है कॉलम के लिए। ये पॉइंट आप याद रखिए। तो यहाँ पे 6 mm हमारे पास दिया है तो हम इसको आंसर मान लेते हैं। ये यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन पूछ रहा है कि भाई क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो हमारे पास दिया है, दूसरा भी दिया है। यहाँ पे कोई एक न्यूमेरिकल नहीं दिया गया है कि भाई आपको इन दोनों में कौन सा ज़्यादा आ रहा है, ऐसा तो पूछा नहीं है। यहाँ पे सिंपली पूछा है कि एक तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन है, दूसरा क्या होगा, तो 6 mm होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। एक यहाँ पे इसकी स्पेसिंग की भी बात होती है कि भाई ट्रावर्स रेनफोर्समेंट जो होती है कॉलम में, उसकी जो स्पेसिंग होती है वो क्या होती है, वो तो हम कई बार जो है डिस्कस कर चुके हैं। या तो लीस्ट लैटरल डिमेंशन जो होती है कॉलम की, वो सबसे कम जो डिमेंशन होती है वो, और 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ जो मेन रेनफोर्समेंट होती है कॉलम की, 16D मान लीजिए डायमीटर जो होता है कॉलम का, और 300 mm। ये 3 केसेस होते हैं स्पेसिंग के लिए, तो ये आप याद रखिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला देखिए, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ ए कैंटिलीवर स्लैब इज। मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ फॉर कैंटिलीवर बीम इज। भाई जब भी कैंटिलीवर की बात आती है तो उसके लिए 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 होता है, एंड कॉन्टिन्यूस के लिए 26 होता है। कैंटिलीवर का पूछा तो 7 कहाँ पर है? यहाँ पर 7 तो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम 8 को आंसर मान सकते हैं क्योंकि ये नियर बाय ऑप्शन है। सो भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि करेक्ट आंसर बाहर आप बताया बोर्ड ने, तो आपको पता है कि SSC JEE जो है वो ऐसे ही डाउट वाले क्वेश्चन जो है पुटअप करता रहता है, तो कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे नियर बाय ऑप्शन 8 है, लेकिन वैसे कैंटिलीवर के लिए 7 होता है स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है, तो ये 7 होता है कैंटिलीवर के लिए। लेकिन स्पैन टू डेप्थ रेशियो हमारे पास माइल स्टील के लिए भी होते हैं, HYST वार के लिए भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सिंपली सपोर्टेड एंड कॉन्टीन्यूस का ही केस आता है, तो वो अलग चीज़ है। फिलहाल ये बिल्कुल सही आंसर होगा 8 यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट स्पैन ऑफ कंटिन्यूस स्लैब इज 5 मीटर, द लेंथ ऑफ द एंड स्पैन इज केप्ट। If the length of intermediate span of a continuous slab is 5 meter, the length of end span is kept। कितनी होगी एंड के लिए? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस केसेस में रिडक्शन होती है 10% की होती है। दैट मीन्स कि एंड स्पैन डिवाइड बाय इंटरमीडिएट स्पैन इज इक्वल टू 0.9।
अगर यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट स्पैन जो है कंटिन्यूस स्लैब का 5 मीटर है, देन जो एंड की लेंथ जो होगी एंड स्पैन की वो 0.9 इंटू 5 मीटर, सो इज इक्वल टू 4.5 मीटर। ये हमारे पास एंड स्पैन की लेंथ जो है वो आ चुकी है 4.5 मीटर। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए प्री कास्ट पाइल जनरली यूज फॉर, प्री कास्ट जो पाइल होती है उसको आप जनरली यूज कर सकते हैं, दैट इज किसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं? तो ये आप यूज कर सकते हैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन जो होता है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं विद चैम्फर्ड कॉर्नर जो होता है, कॉर्नर जो होता है वो चौकोर वर्ग का होता है भाई, चैम्फर्ड हो सकता है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल एज्यूम दैट द रिटेन्स अर्थ। डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल एज्यूम दैट रिटेन अर्थ। रिटेन अर्थ जो होता है वही रिटेनिंग वॉल जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि जो अर्थ होता है उसको लैटरली रिटेन किया जा सके, लैटरली रिटेन किया जा सके। इसलिए रिटेन वॉल जो होती है उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस केसेस में एक टर्म आती है रिटेन अर्थ। रिटेन अर्थ जो होता है उसको कभी कभी अब बैकफिल के नाम से भी जाना जा सकता है। तो बैकफिल जो होता है रिटेनिंग बॉल में उसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो ड्राई होना चाहिए भाई, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए उसमें। हम जो सॉइल यूज करेंगे वो कोहेजन लेस हो, एंड उसमें ग्रैनुअल पार्टिकल जो है वो होने बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन से दिए गए हैं भाई? सूखा होना चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, नॉट कोहेजिव यानी कि कोहेजन लेस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे रिटेनिंग वॉल के केसेस में, रिटेन अर्थ के लिए। अब अगला देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, M1 and M2 आर द मेंबर ऑफ टू इंडिविजुअल सिंपल ट्रसेस ऑफ ए कंपाउंड ट्रस। द कंपाउंड ट्रस विल बी रिजिड एंड डिटर्मिनेट इफ क्या होगा? M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस 3। कहाँ पर दिया गया है M1 प्लस M2 प्लस 3? ऑप्शन 4 ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम ए कैरिंग ए पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पैन, अनदर आइडेंटिकल बीम बी carry a same load but uniformly distributed over the entire span. The ratio of maximum deflection of beam A and B will be। तो सबसे पहले इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो आपको जो डिफ्लेक्शन के बारे में, बीम ए के बारे में डिफ्लेक्शन पता होनी चाहिए। अगर पॉइंट लोड आ रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगी मिड स्पैन पर वो होगी WL³ डिवाइड बाय 48 EI। ये पॉइंट लोड के लिए डिफ्लेक्शन हो रही है बीम ए के लिए, एंड बीम बी जो होगा उसकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको मिड स्पैन पर देखने को मिलेगी 5WL³ डिवाइड बाय 384 EI। ये डिफ्लेक्शन दोनों बीम में देखने को मिल रही है आपको। एक ने पॉइंट लोड कैरी किया हुआ, दूसरे ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इन दोनों का रेशियो हम करेंगे तो देखिए क्या क्या हो सकता है कि ये तो कट सकता है हमारे पास, EI से EI कट गया हमारे पास, तो इस तरह से ये हो सकता है। तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, 48, 5 एंड 384 ये बच रहा है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 384 डिवाइड बाय 5 इंटू 48, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर डिवाइड कीजिए, हमारे पास जो आएगा 8 डिवाइड बाय 5, 8 डिवाइड बाय 5, ऑप्शन 4 ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लेंथ L हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स सेक्शन I व्हेन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट M इज। क्या इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा? तो इसके लिए हमारा आंसर ये रहेगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मटेरियल में फेल। हमारा जो मटेरियल है वो फेल होता है में, क्यों, किस वजह से होता है भाई? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सीड द डायरेक्ट स्ट्रेस, सिग्मा शून्य, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा शून्य डिवाइड बाय ई, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन एक्सीड सिग्मा शून्य डिवाइड बाय 2, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सारे ऑप्शन की वजह से मटेरियल हमारा फेल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीपिंग बर्थ कांस्टेंट डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L of uniform strength loaded with uniformly distributed load W varying from 0 at free and end। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? ये हमारा सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अभी एक डिज़ाइन वाला है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, इन ए शाफ्ट द शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इन ए शाफ्ट द शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो लेंथ ऑफ द शाफ्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, बाकी इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होती है। अब देखिए, हमें सही स्टेटमेंट को बताना है कि भाई यहाँ पर ए और बी नाम की दो स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी सही होगी? सो भाई यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द यील्ड मूवमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट that will just produce the yield stress in। the yield moment of a cross section is defined as the moment। yield moment जो होता है क्रॉस सेक्शन का, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक ऐसा मोमेंट होता है that will just produce the yield stress in। किस में प्रोड्यूस करता है yield stress? तो वो प्रोड्यूस करता है आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन। आउटर मोस्ट फाइबर जो होता है उसमें करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर रेक्ट एंगुलर सेक्शन इज। प्लास्टिक एनालिसिस में शेप फैक्टर जो होता है रेक्ट एंगुलर के लिए वो कितना होता है? सो भाई रेक्ट एंगुलर सेक्शन के लिए 1.5 होता है। कहाँ पर है? ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ऐसे क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट सही होती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक डेफिनेशन भी हो सकती है किसी की, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड ऑफ कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स टू द कॉलम हैविंग बोथ द एंड इज हिंज्ड। बोथ एंड्स फिक्स टू द कॉलम हैविंग बोथ एंड्स इज हिंज्ड। तो उसको आप 1 2 3 4 क्या बोल सकते हैं? सो उसको हम 4 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट 100 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके बाद हम आपको हमने 3 मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उन तीनों की एक ही वीडियो बना रहे हैं, उसको आपको बहुत ही जल्द जो है प्रोवाइड कर देंगे। आप 300 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।